लोगों को नमस्कार। लुसेंट का हिस्ट्री का सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे हैं। तो उसमें गदर पार्टी तक हम लोग पढ़ चुके थे पहले वाले वीडियो में, और नेक्स्ट अभी है बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर के इसको कंप्लीट करते हैं और सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाएगा, बन जाएगा। और लुसेंट का जो हिस्ट्री है स्पेशल हिस्ट्री का बुक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो ये थी बंगाल विभाजन। सभी लोग जानते हैं कि दूसरा चरण 1905 से शुरू होता है बंगाल विभाजन के साथ ही। और पहला चरण कब से कब तक शुरू था? तो पहला चरण था 1885 से लेकर के 1905 तक। उसके बाद 1905 से 1915 या 19 कह सकते हैं, जब तक कि गांधी जी नहीं आते हैं और भारतीय राजनीति में गांधी जी का युग फिर स्टार्ट हो जाता है, तीसरा चरण। और यह जो 1905 से 1919 तक का है समय, तो इस समय उग्रवादी क्रांतिकारियों का भी प्रथम चरण कहा जाता है, क्योंकि इसी समय दो भागों में बट गया था ना कांग्रेस, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी लोग, नवयुवक लोग आंदोलन में शामिल हो गए थे और यही नवयुवक लोग बिलीव करते थे कि खून का बदला खून दो और खून लो, ऐसा कुछ। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और इन्होंने बंगाल विभाजन के कारण प्रशासनिक बताया था। ठीक है, भले ही रीजन कुछ और इन लोगों का था, अंदरूनी मैटर, लेकिन बाहर से इन लोगों को दिखाना तो था नहीं। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल विभाजन का कारण क्या है? यह है प्रशासनिक। परंतु में वास्तविक कारण जो था वो था राजनीतिक। ठीक है, क्योंकि चूंकि बंगाल में उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, यहीं पे सबसे ज़्यादा आंदोलन की यहीं से शुरुआत हुई थी। और इसी चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। लेकिन बताया क्या गया था? प्रशासनिक। देखिए, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होता है। तो 1905 सभी लोग जानते हैं, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है? तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा होता है। वहीं 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, 7 अगस्त को, 20 जुलाई को घोषणा होती है और 7 अगस्त को कितना दिन हो गया? 17 दिन के बाद बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता में एक टाउन हॉल था। ठीक है, कलकत्ता में एक टाउन हॉल था, वहाँ पे एक बैठक होता है। उस बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। और वहाँ पे सभी लोग सर्वसम्मति से कहा कि यह बंगाल विभाजन का हम लोग बदला लेंगे और हम लोग क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, 16 अक्टूबर, ठीक है, जुलाई में बंगाल विभाजन होता है 20 जुलाई को, 7 अगस्त को बैठक होती है और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो जाती है। 20 जुलाई को घोषणा होती है, 7 अगस्त को टाउन हॉल में बैठक होती है और 16 अक्टूबर को ये योजना प्रभावी हो जाती है। और इसी 16 अक्टूबर को चूँकि योजना प्रभावी होती है, तो वहाँ की जनता जो थी बंगाल की, वो मानने से इसको इनकार कर देती है और पूरे बंगाल में शोक दिवस, ठीक है, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधे। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन पे कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है, एक वज्र की तरह गिरा है ये बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन से कोई भी मैटर होती है ना, तो उसमें कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो मैक्सिमम जनता पक्ष में थी, लेकिन फिर भी इसका ही नतीजा था कि फिर वो बिहार अलग बना प्रांत वगैरह 1912 में। तो एक तरह से यह तोड़ने की तरीका था, हिंदुओं को मुसलमानों से तोड़ने का ये पद्धति अपनाई गई थी। और कहीं न कहीं बाद के समय में देखा गया कि वो कामयाब भी हुए थे। उस टाइम हालांकि विरोध हुआ था। इसी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने क्या कहा कि यह जो है बंगाल विभाजन है, ये हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। कांग्रेस का फिर 1905 में ही बनारस अधिवेशन होता है, जहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन दिया गया था। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुआ, यहाँ भी प्रस्ताव पारित हुआ था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन होती है, और कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होती है? तो ये होती है बनारस में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन बनारस में होती है और यहाँ भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है।
स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार पूरे देश में करने का कार्य तिलक जी करते हैं, लाला लाजपत राय जी करते हैं, और कौन करते हैं तो और अरविंद घोष। ठीक है, तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। अरविंद घोष जो बंगाल से क्रांतिकारी के नेतृत्व करते थे। ये तीनों के तीनों लोग इसका पूरे देश में फैलाते हैं स्वदेशी और बहिष्कार। वहीं स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन एकत्र करने के लिए स्वदेशी बांधव समिति, ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसकी स्थापना, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना 22 साल के एक शिक्षक जिनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त, तो 22 साल के एक शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया तो 22 साल के शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय अमार सोनार बंगला, ठीक है, अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। तो इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखी और जो आगे चल करके 1971 में जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो यह एक राष्ट्रीय गान वहाँ का बना दिया गया। बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया। ठीक है, बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया, जिसमें जमींदार, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र, औरतें सभी के सभी शामिल हो गए थे स्वदेशी आंदोलन में। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत ही शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन होने से ही लोगों में चेतना आया, राष्ट्रवाद का प्रेम आया। ठीक है, वहीं कांग्रेस का बनारस में हुआ था 5वां अधिवेशन, उसके बाद होती है 6 में कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होती है कलकत्ता में। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है तो ये होती है 20 जुलाई को, और लागू कब हो जाता है तो 16 अक्टूबर को, जिस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे है कि 1906 में हम लोग पढ़ेंगे आगे। 1906 में कलकत्ता में फिर कांग्रेस का अधिवेशन होते हैं। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर के उदारवादी और जो उग्रवादी थे दोनों लोग के बीच में विवाद हो जाती है। लेकिन दादा भाई नौरोजी चूंकि सभी लोगों के बीच सम्मानित थे, सभी लोग इनका आदर सम्मान करते थे, तो बीच बचाव के लिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया और इससे दोनों लोग जो उदारवादी थे, उग्रवादी थे, दोनों में विवाद जो थे वो समाप्त हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ विवाद अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से समाप्त हुआ था। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1906 में अधिवेशन जो हुआ था उसमें नौरोजी जी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। तो 1906 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था तो ये हुआ था कलकत्ता में। 1905 वाला बनारस में और 6 वाला कलकत्ता में। तो कलकत्ता में नौरोजी जी और जो दादा भाई नौरोजी जी और इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किए थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, जैसा कि पहले से चल रहा था कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार करना है और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना है इत्यादि से जुड़े 4 प्रस्ताव। ठीक है, 4। तो कौन कौन सा? स्वदेशी, बहिष्कार, तीसरा हो गया राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा हो गया शासन। तो ये 4 हो, पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा शासन। 4 प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया। कांग्रेस का उसके बाद सूरत अधिवेशन होती है 1907 में और फाइनली यहाँ पे जो 1906 में रुक गया था दादा भाई नौरोजी की वजह से, 7 में वो कांग्रेस में फूट पड़ जाते हैं। 1907 में कहाँ होती है तो सूरत में होती है अधिवेशन और यहाँ पे उदारवादी उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो जाता है। चूँकि 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से ही यह शुरू हो चुका था। ये जो मनमुटाव था ये तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन से ही हो गया था, लेकिन कांग्रेस का विभाजन हो गया 16 दिसंबर 1907 को। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1907 को यह अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। ताप्ती, सूरत, ताप्ती नदी के किनारे 16 दिसंबर 1907 को अधिवेशन होती है। और उग्रपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय जी को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को, ठीक है, उदारवादी रास बिहारी घोष को, और उग्रवादी जो थे उग्रपंथी, मतलब ये नाम थोड़ा सा बोलने में अच्छा फील नहीं लग रहा है उग्रवादी, क्योंकि ये लोग भी स्वतंत्रता सेनानी थे। खैर अब जो भी है, तो उग्रपंथी, ठीक है, उग्रपंथी जो लोग थे वो लाला लाजपत राय जी को और फिर उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष जी को
अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और फाइनली जो रास बिहारी घोष हैं वो अध्यक्ष बनने में उदारवादियों के सफल होते हैं, जिसकी वजह से उग्रपंथी लोग नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद गरम दल का नेतृत्व तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल किए थे, जबकि नरम दल का जो था नेतृत्व वही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। 1916 ईस्वी में 1907 में विभाजन होता है। 1916 में पुनः दोनों दल का आपस में विलय हो जाती है। कौन सा अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। 1907 के सूरत में अलग हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सभी लोग जानते हैं। बंगाल विभाजन हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना था। हालांकि 16 अक्टूबर को वहाँ पे मनाया गया था शोक दिवस, इसके बावजूद भी जो अलग थोड़ा सा विचारधारा रखते थे, कहीं ना कहीं फूट दोनों में पड़ चुका था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद है 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। ठीक है, तो आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुसलमान जो थे वो लोग 1 अक्टूबर 1906 को जा करके वायसराय, उस समय लॉर्ड मिंटो थे ना, मार्ले मिंटो चल रहा था, तो मिंटो जी वायसराय थे और मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। तो लॉर्ड मिंटो जी से जा करके शिमला में ये लोग मिले। ठीक है, मुसलमानों के कुछ लोग मतलब मुसलमान कम्युनिटी के कुछ लोगों ने आगा खां के नेतृत्व में कब मिले ये लोग? तो 1 अक्टूबर 1906 को। और ये जो शिष्टमंडल था, इन्होंने प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों का आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे ना, वो लोग बंगाल विभाजन इसीलिए किए थे कि इन लोगों में फूट पड़ जाए, हिंदू मुस्लिम एकता में फूट पड़ जाए, राष्ट्रीय जो चेतना है, आंदोलन चल रहे हैं उसमें कमी आ जाए, आपस में ये लोग लड़ भिड़ के मतलब फूट डालो राज करो, वही नीति था ये लोग का, आपस में ही ये लोग लड़ते रहे। तो इसी वजह से इनको थोड़ा मौका मिल गया। ये लोग जब गए तो मिंटो को तो एकदम खुशी से वो हो गए होंगे, कह रहे वाह चलो आए फाइनली। जिन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। फिर फाइनली क्या होता है कि वो परमिशन दे देते हैं। और ढाका के नवाब थे, उस समय ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। ठीक है, तो इन्होंने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा करते हैं लोग। तो देखिए 1 अक्टूबर 1906 को लोग मिले थे। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1906 को ये लोग मिले थे। ठीक है, और फिर 30 दिसंबर 1906 को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीना होते होते इन लोगों ने अपना खुद का एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बना देते हैं सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। और ये शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला था। भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके वकारुल मुश्ताक हुसैन। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क हुसैन। और जबकि नवाब कौन थे? तो सलीमुल्लाह चूँकि नवाब उन्हीं के वो हुआ था, तो ये संस्थापक अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह। और प्रथम अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क हुसैन, मुश्ताक हुसैन। प्रथम अध्यक्ष वकारुल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष। चलिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन की सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ावा देना, ताकि ये लोग राजनीति में कम से कम और आंदोलन में भाग लें। ठीक है, और इनकी जो है ना आंदोलन की लड़ाई कमजोर हो जाए भारतीयों की। तो इसीलिए मतलब ये जो भी मांग करते थे वो लोग मान लेता था अंग्रेज लोग। तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना भी मुस्लिम लीग की मंशा थी। ठीक है, उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा को बढ़ाया जाए, ताकि मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार अच्छा रुख अपनाए और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा। 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर, ठीक है, 1908 में 6 में तो स्थापना होता है इनका दिसंबर में। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में एक अधिवेशन होती है। कहाँ पे? तो अमृतसर में। तो इस अमृतसर में हुए अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है, और इसका पूर्ति भी कर देते हैं मार्ले, इसलिए भी कर देते हैं ये लोग मार्ले मिंटो की
इससे तो पूछ के ही 1 अक्टूबर को ये जा करके शिमला में यही से मीटिंग किए थे, तो अंदर के मैटर था, लेकिन फाइनली उनके सपोर्ट से ही इन लोगों ने दिसंबर में अपना गठन किया मुस्लिम लीग का। उसके बाद 1908 में फिर इन्होंने अधिवेशन किया अमृतसर में, और इन्होंने अपना निर्वाचन की मांग किया। 1919 में इनको मिल भी जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने इन सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। तो उस समय के सचिव थे मार्ले जी और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो जी। इन लोगों ने भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया। इस एक्ट के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि किया गया। ठीक है, जो विधानमंडल थे इनके आकार और शक्ति में इनकी वृद्धि की गई। लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था, मतलब डायरेक्ट जनता से चुन के नहीं जाते थे ये लोग। अभी भी इनका चुनाव क्या होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होती थी। ठीक है, आकार बस बढ़ता था कि हाँ यहाँ पे भी इस प्रांत में, जैसे मद्रास प्रांत है तो यहाँ पे इतने लोग रहेंगे विधानमंडल में, 10, 20, 50 ऐसे कुछ। मार्ले मिंटो सुधारों का मूल्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना। राष्ट्रवादी जो खेमा था, बंगाल विभाजन भी फूट डालने के लिए ही होता, बंगाल विभाजन भी फूट डालने के लिए हुआ, और फिर मार्ले मिंटो भी फूट डालने के लिए आया। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभार कर भारतीयों की एकता को ये लोग खंडित करने का चाहते थे। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी जो मुसलमान थे वो लोग इसका सपोर्ट किए थे। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था किया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की जाती है। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनती है। यही नीति जो अंग्रेज अपनाए, फूट डालो राज करो। उनको नहीं पता था कि एक न दिन एक दिन तो भारत को छोड़ के जाना ही है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो जाता है फाइनली। फिर दिल्ली दरबार 1911। तो दिल्ली दरबार लगती है 1911। इंग्लैंड के सम्राट आते हैं जॉर्ज पंचम, और महारानी आती हैं मेरी, और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार होती है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में। इस दरबार में कुछ घोषणाएं होती हैं, जैसे पहला था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को बंगला भाषी क्षेत्र को मिला करके अलग प्रांत बनता है। बिहार एक अलग राज्य बनेगा, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल होगा। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को घोषणा में कार्य किया गया, जो कि कब बना राजधानी, तो 1 अप्रैल 1912 को बनता है। ठीक है, दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बन जाता है। तो मुख्यतः इसमें 4 काम किए गए, चार काम हुए। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया जो 1905 में हुआ था। 20 जुलाई को घोषणा हुआ था 5 में, और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। तो इसको 12 दिसंबर 1911 को ख़त्म कर दिया जाता है। बंगला क्षेत्र जो भाषी क्षेत्र थे उनको मिला के अलग प्रांत बनता है, और बिहार उड़ीसा भी अलग से मिलके बनाता है ये। और राजधानी को 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली किया जाता है। ठीक है, तो कामागाटा मारू प्रकरण जो था 1914 में आया, तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 बाबा गुरुदत्त वाला। तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या था 1914 में, तो कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कुछ भारतीय लोग जहाज से कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे प्रवेश से मना कर दिया गया था। तो उसी से संबंधित कुछ बहुत बड़ा मैटर हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे, मतलब भारत से ना बल्कि कहीं दूसरे देश से आते थे, उनको मना कर दिया था। नवंबर 1913 में, कब, तो नवंबर 1913 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। तो नवंबर 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। तो इसके ये रूल के खिलाफ था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि सीधे जो भारतीय से आएगा उसी को देंगे। ठीक है,
तो कनाडा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उत्साहित सिंगापुर के भारतीय मूल के एक व्यापारी थे गुरुदत्त सिंह। सिंगापुर में एक भारतीय व्यापारी गुरुदत्त सिंह थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्यों नहीं कानून बना है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पे लेते हैं और वो दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब वो कनाडा के वैंकूवर की तरफ प्रस्थान करते हैं 376 लोगों के साथ, तो फिर वहाँ पे जब जाने के बाद कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो वैंकूवर पहुँचने से पहले ही कनाडा सरकार ने इनको, क्योंकि जाने में तो टाइम लगता है ना यहाँ से, तब तक ही वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा चुके थे। तो वहाँ पे वैंकूवर जो है, वहाँ पे पहुँचने के बाद कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी करके उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। ये लोग रूल बनाते हैं, तोड़ते हैं, बताइए, पिसता आम जनता है। तो यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी अर्थात की तटीय का समिति का गठन होता है। शोर कमेटी, तट पे लोग रहते हैं तो तटीय समिति का गठन करते हैं। किसकी अगुवाई में? तो हुसैन रहीम के, बलवंत सिंह के और सोहनलाल पाठक। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। ठीक, हुसैन सिंह, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक जी, तो इन लोगों की अगुवाई में शोर कमेटी बनता है। जिन इन लोगों ने चंदा एकत्र करके यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि नवंबर 1913 में कानून बनाते हो, वापस करते हो, तो चलो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अमेरिका में रह रहे भारतीय कुछ थे जो, जिनमें थी भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह। इन लोगों ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला और रामचंद्र और सोहन सिंह। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा, और लेकिन फाइनली इन लोगों ने जब नहीं माना तो ये 376 यात्री सभी के सभी वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ करके वहां से चल पड़े। तो जहाज के योकोहामा जापान पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब ये वहां से चल दिए, चूंकि कामागाटामारू जहाज जापानी का था, तो जहाज को पहुंचना था जापान के योकोहामा में। ठीक है, जापान के योकोहामा में, लेकिन उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। मतलब इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रही है। पहले तो ये गए, जाते हैं, रूल चेंज हो गया, फिर वहाँ से ये जाना चाहते थे योकोहामा, वहाँ जाने से पहले ही विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। तो ब्रिटेन के जहाज, मतलब ब्रिटिश जो सरकार था, चूँकि जापान से तो वो युद्ध शुरू हो गया, तो वो कहा कि अब कहीं नहीं जाना है, तुम लोग को सीधे के सीधे कलकत्ता लाओ। तो जहाज को कलकत्ता के बजबज पहुंचने पर यात्रियों, तो जहाज को कलकत्ता लाया जाता है बजबज नामक बंदरगाह पे। तो जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे यात्री और पुलिस के बीच में झड़प होती है। ठीक है, पुलिस और यात्री के बीच झड़प होती है, जिनमें 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष 202 को जेल में डाल दिया जाता है। 18 लोग को मार दिया जाता है और शेष 202 को जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होती है 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होती है, कब होती है? तो 1916 में। ठीक है, 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे, और यह अधिवेशन 2 घटना के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो कांग्रेस के दोनों नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, जो कि अलग हुए थे दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में। ताप्ती नदी के किनारे अब ये 1916 में एक हो जाते हैं। वही मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच भी एक समझौता होता है। ये मुस्लिम लीग भी थोड़ा सा अलग हो गए थे ना कांग्रेस के विचारों से, तो इन लोगों के बीच में एक समझौता हो जाते हैं। और इसी समझौते के कारण कांग्रेस और लीग ने मिल करके, अब सभी लोग मिल गए, जो भी अलग अलग हुए थे वो सारे के सारे धीरे धीरे मिल गए, और सभी लोग मिल करके संयुक्त समिति की स्थापना करते हैं। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लेता है, और कांग्रेस जो अब तक स्वीकार नहीं करा था इनके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, तो उसको भी इन लोगों ने स्वीकार कर लेते हैं, और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने में तिलक
और जिन्ना, इधर से तिलक कांग्रेस की तरफ से, उधर से जिन्ना, ये दोनों लोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दल के लोगों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो तिलक, जिन्ना और फिर एनी बेसेंट। तो तिलक जी और एनी बेसेंट गरम नरम दल को एक करते हैं, और वहीं जिन्ना और तिलक जी मिलकर के मुस्लिम लीग को कांग्रेस के करीब करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका अब शुरू सभी लोग मिल जाएंगे, तब मिल करके इन्होंने कहा कि चलो अब होम रूल लीग आंदोलन शुरू करते हैं हम लोग। तो अब तक स्वदेशी चल रहा था, अब होम रूल चलेगा। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से हमें स्वशासन को प्राप्त करना है, जो कि शुरू से ही उदारवादियों का ये सोच रहा था। ठीक है, तो फिर से वापस ये लोग इसी निर्णय पे आते हैं कि चलो संवैधानिक तरीके से हमें स्वशासन प्राप्त करना है। इसके प्रमुख नेता वहीं बीजी तिलक जी और एनी बेसेंट, जिन लोगों ने मिलाया था सभी दलों को, तो इन लोगों ने शुरू किया। तो बीजी तिलक के द्वारा 28 अप्रैल, ठीक है, बीजी तिलक जी के द्वारा 28 अप्रैल को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। बेलगांव पूना, 28 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ देता है। तो बीजी तिलक 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग शुरू करते हैं। वहीं बीजी तिलक की लीग का जो कार्यक्षेत्र था वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार था। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार। बीजी तिलक ने 2 पत्र निकाला, जिसमें था मराठा और केसरी। तो मराठा और केसरी के माध्यम से अपने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया। तो कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए पत्र पत्रिका या फिर कोई भी मीडिया की आवश्यकता होती है। तो उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तो इन लोगों ने पत्र निकालते थे, मराठा और केसरी। ठीक, वहीं एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916, एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। एनी बेसेंट सितंबर में, और ये बाल गंगाधर तिलक जी 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, यहाँ पे दिया भी था 28 अप्रैल 1916 को, और एनी बेसेंट जी सितंबर 1916 में, अर्थात बीजी तिलक पहले किए थे। तो पूना में किए थे बीजी तिलक, और ये करते हैं मद्रास में, और जॉर्ज अरुंडेल जी को ये सचिव बनाते हैं। ठीक है, होम रूल लीग जो सितंबर में होती है मद्रास में, उसके सचिव कौन होते हैं? तो उसके सचिव होते हैं जॉर्ज अरुंडेल। बीजी तिलक लीग के प्रभाव क्षेत्र से बाहर के सभी हिस्सों में होम रूल लीग के प्रभाव को फैलाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट पे थी। तो बीजी तिलक का 6 गो लगभग एरिया था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार वगैरह, मध्य प्रांत। तो उसके अलावा सभी जगह पे जिम्मेदारी किसकी थी? एनी बेसेंट के थे। होम रूल लीग की सबसे अधिक जो शाखाएं थी वो मद्रास में थी, जो एनी बेसेंट वाला था। लेकिन जो लीग थी उसकी सबसे अधिक सक्रियता कहाँ थी? तो बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शाखाएं, ब्रांचेस सबसे ज़्यादा मद्रास थी, लेकिन सक्रियता लोग ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे। कहाँ? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और बम्बई में। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, मराठा केसरी बीजी तिलक, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, तो इसके माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किए। एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया जो मजदूरों के नेता थे, बीपी वाडिया जी, और सीपी रामास्वामी अय्यर। तो एनी बेसेंट के जॉर्ज अरुंडेल तो सचिव थे ही, इसके अलावा बीपी वाडिया जो मजदूर नेता थे, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सभी लोग भी शामिल थे। कुछ समय के बाद जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जैसे नेताओं ने भी एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। तो एक बार इसको ना जो एकदम हाईलाइट है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बीजी तिलक का मराठा केसरी, एनी बेसेंट सितंबर 1916, 28 अप्रैल 1916 बीजी तिलक, और एनी बेसेंट वाला का जॉर्ज अरुंडेल सचिव। होम रूल लीग की सबसे अधिक शाखाएं मद्रास में, और सक्रियता बम्बई, उत्तर प्रदेश, गुजरात में। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से लीग का प्रचार प्रसार। मजदूर नेता बीपी वाडिया भी एनी बेसेंट का साथ दिया, और सीपी रामास्वामी अय्यर भी। इसके अलावा नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी नेताओं ने भी इसका सहयोग किया था। ठीक है, बस शॉर्ट में हो गया रिविजन। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सभी लोग जानते हैं।
इसके सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया होम रूल लीग में नहीं अनुमति थी। मॉन्टेग्यू घोषणा अब आती है 1917 में। मॉन्टेग्यू घोषणा होती है कब? तो 1917 में। ठीक, भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई। मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जिसमें जो शासक होगा वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगा या जिम्मेदार होगा, उनको जवाबदेही होगा कि क्या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए और यहाँ उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से व्यापक विचार विमर्श के बाद फाइनली 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट को ही 1919 के भारत सरकार अधिनियम के से जाना जाता है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। तब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ क्या है, तो ये है 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को मतलब एक प्रस्ताव पढ़ा गया था। पहले ब्रिटेन में पारित होगा तब भारत आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब घोषणा किया कि यहाँ पे उत्तरदायी सरकार हो और नवंबर 1917 में यह भारत आ चुके थे। 1 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना में आ गए भारत और फिर फाइनली ये 1919 के लास्ट में लगभग पारित हो गया। ठीक, मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा क्योंकि इसमें चूंकि भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी प्रांतों में और फिर एक उत्तरदायी शासन की बात किया गया था ताकि वो निर्वाचित जो इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हो सकें, इसीलिए उदारवादियों ने भारत को इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दिया। वही 1919 के सुधारों को लेके कांग्रेस में कुछ मतभेद हो गया। इसके कारण कांग्रेस में फिर से द्वितीय विभाजन हो गया। ठीक है, 1916 में मिलते ही हैं, फिर से 17, 18, 19 3 साल के बाद तीसरे साल मतभेद हो जाता है क्योंकि कुछ लोग इसको भारत के मैग्ना कार्टा कह करके इसको वो करते हैं कि बहुत अच्छी ये मतलब आया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1918 में एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस की उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। तो 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में तो चूंकि इन लोगों में फुट बढ़ गया इसीलिए एस.एन. बनर्जी ने 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं। वही 1919 के अधिनियम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी की स्थापना करना था। द्वैध शासन प्रणाली कहने का अर्थ यह है कि जैसे कुछ एक उत्तरदायी जैसा भी है ना विधानसभा, उस टाइप का कुछ निर्वाचित मेंबर्स बनाना ताकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो सके। और एक जो मेन सरकार वायसराय के अधीन चल रहा था, कार्यकारी समिति, वो तो चल ही रहा था, तो 2 हो गया ना, इसीलिए द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में इसको शुरू किया गया। इस अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की भी स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इतने अच्छे काम हुए इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष बाद ये भी कहा गया कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा भी होगी कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है, और एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान था। और कालांतर में यह आयोग साइमन आयोग के नाम से भी जाना गया। और ये भी कहा गया कि 10 वर्ष के बाद इसको समीक्षा किया जाएगा और एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति भी होगी। 1909 ईस्वी के अधिनियम में की गई व्यवस्था जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी, 1919 के अधिनियम द्वारा इसका विस्तार करके इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया गया। तो चूंकि अब मुसलमान जब मांग रहे थे तो हमारा भारत देश जो है बहुत सारे मतलब विविधताओं का देश है, बहुत सारे धर्म और समूह के लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे सबने ये चीज़ें मांग उठाने शुरू कर दिया था। तो सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, और इसको विस्तार कर दिया गया पृथक निर्वाचक में। अब स्टार्ट होता है आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947। ठीक है, जिसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से रिवीजन।
तो भारत का मैग्ना कार्टा उदारवादियों ने कहा। द्वितीय विभाजन 1919 में हो गया और इसी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया 1918 में। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग की भी बात की गई और 10 वर्ष के बाद समीक्षा का बात हुआ। इसके तहत एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति किए जाने के बाद हुआ, जो आगे चल के साइमन कमीशन बनता है, साइमन आयोग बनता है। सॉरी, देखिए साइमन कमीशन अलग था और साइमन आयोग अलग था। ये वैधानिक आयोग है साइमन आयोग, ठीक है। और इसके बाद मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला, उसके साथ साथ सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी मिला। तो ये हाईलाइट पॉइंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय चरण। तो राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय अंतिम चरण जो था वो पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अतः इस चरण को क्या नाम देंगे हम लोग? गांधी युग, ठीक है। इस चरण का नाम दिया गया गांधी युग। गांधी जी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत लौटे थे और यहाँ से गुजराती, ये पढ़ाई भी इंग्लैंड से किए थे, ठीक है। तो इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस जब आते हैं तो वहाँ का गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला एक मैटर में फंस गया था, तो उसका मुकदमा लड़ना था। तो सोचा कि अब इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इनका भी मतलब एक तरह से डेब्यू हो गया वकालत में। तो गांधी जी को लेकर के बोला कि चलो चलते हैं हम लोग कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए लोग। कब गए? तो 1893 में। और वहाँ पे जाकर के लोग डरबन पहुंचे, ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने 20 साल के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। तो 20 साल तक उन्होंने, चूंकि कलर उनका तो वही था, ब्राउन था, जो इंडियन अक्सर मतलब मैक्सिमम इंडियन का होता है, तो उसकी वजह से वो रंग भेद की नीति से मतलब लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं और यहाँ पे उनका संपर्क जीके गोखले जी से होता है, जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो 9 जनवरी को उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। तो ये भारत है। फिर गोखले के प्रभाव में आकर के गांधी जी ने स्वयं को भारत में सक्रिय राजनीति से जोड़ दिया। तो बस इसमें कीवर्ड क्या है कि गुजराती अब्दुल्ला के लिए लड़ाई लड़ने वो 1893 में गए थे, डरबन पहुंचे थे, ठीक है। जिस समय गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच। गांधी जी ने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद किया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के युद्ध में मदद किया और इसीलिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित किया। एक्चुअली ये मैटर यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कैसे लिख दिया। कैसर ए हिंद उनको मिला था दक्षिण अफ्रीका में। वो कुछ युद्ध में जो लोग ना वो हो गए थे, चोटिल हो गए थे, उनको सहायता के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए कैसर ए हिंद के सम्मान से, वही बात होगा, शॉर्ट में दिया है। तो कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए भी उत्साहित किया था और इसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी जी ने अपनी लिखी पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में एक पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज। 1919 में हिंद स्वराज में स्वराज या स्वशासन के विस्तृत व्याख्या किया है। भारत में 1917 से 18 के बीच गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। तो सभी लोग जानते हैं 1917 में चंपारण में और 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों पे किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने अप्रैल में, देखिए ये मंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से है, तो अप्रैल 1917 में आंदोलन चला। इस आंदोलन के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी, ठीक है। पहली बार सत्याग्रह चंपारण में, ठीक, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के सफल के होने के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, क्योंकि पहली बार उन्होंने अंग्रेजों से कुछ चीजें मतलब जीती थी, वो भी बिना खून बहाए, ठीक है। तो बिना खून बहाए अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना इतना भी आसान नहीं था, तो इसीलिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कह दिया, ठीक है। गुजरात के खेड़ा, फिर उसके बाद 1918 का समय आता है जब खेड़ा में भारत में गांधी जी द्वारा पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह चलाया जाता है, ठीक है। वास्तविक किसान सत्याग्रह चलाया जाता है खेड़ा में।
1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप किया और मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में प्लेग हो गया था ना उस समय मजदूरों के बीच, और इसकी वजह से उनको बोनस चाहिए था जो कि मिल मालिक दे रहे थे लेकिन कम दे रहे थे, तो इसकी वजह से विवाद हो गया था। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को 20%, मिल मालिक ने कहा कि हम तुम्हें 20% बोनस देंगे और धमकी दी कि जो इसे बोनस स्वीकार नहीं करेगा उस नौकरी से हम बाहर निकाल देंगे। तो मालिकों ने बोला कि 20% लो और निकलो, नहीं तो जाओ, काम छोड़ दो। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया और मजदूर तो मांग रहे थे ज़्यादा ही, लेकिन गांधी जी बीच बचाव का रास्ता 35% पर तैयार किए थे। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पे चले गए मार्च में, और 15 मार्च को गांधी जी खुद भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो पहली बार अगर पूछे कि गांधी जी भूख हड़ताल कब किए थे, तो वहीं 1918 में मिल मालिक मार्च वाला में भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है, अहमदाबाद का। तो यहाँ पे मतलब कभी कभी अरेंज करने पूछता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों तो 1918 में हुआ है। तो यहाँ देखिए ये मार्च में होता है, मजदूरों का जो हड़ताल होती है ना तो वो मार्च में होती है, और खेड़ा सत्याग्रह जो होता है वो, तो ये जो होती है ना ये मार्च में होती है, ठीक है। तो मिल मजदूरों वाला मार्च में होता है, वहीं मिल मजदूर मार्च में होता है, वहीं जो खेड़ा वाला था वो कब होता था, वो अप्रैल में होता था, ठीक है, खेड़ा वाला अप्रैल में। तो खेड़ा वाला अप्रैल मंथ में और फिर मिल मजदूर मार्च में। तो अगर अरेंज करने पूछे तो पहले ही महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, भूख पे बैठते हैं मार्च में, ये सब मजदूरों वाला मैटर में। फिर उसके बाद अप्रैल में जाते हैं खेड़ा में, और वहाँ पे चूँकि अकाल पड़ा हुआ था तो वो माफ़ नहीं कर रहे थे वहाँ का लगान, उसके बाद भी वो वसूली करना चाहते थे, तो वहाँ के किसानों का इन्होंने सपोर्ट किया और लगान को माफ़ भी करवाए थे। तो 15 मार्च को गांधी जी ने 1918 में हड़ताल पर बैठे हुए थे, फिर अप्रैल में शुरू करते हैं खेड़ा। तो अरेंज करना होगा तो पहले अहमदाबाद। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मालिक जो सारे थे वो मामलों में ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। सारे मामलों को कहा गया कि ठीक है एक जांच करवाओ, उसकी मतलब निष्पक्ष जांच हो। तो ये ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया, ठीक है, और इस तरह से ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करते हैं। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इन लोग का ये था कि देखो हम तुम्हारे लिए एकदम भारत का मैग्ना कार्टा ला दिए, इतना अच्छा कानून ला दी संविधान, तो अब किस बात का क्रांति कर रहे हो, अब किस बात का तुम एकदम राष्ट्रवाद कर रहे हो, चुपचाप शांति से रहो। तो इसीलिए एक न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति लोग बनाते हैं और समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समिति अपने 1918 में रिपोर्ट देता है और कहता है समिति की सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल जो था वहाँ पे फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाया गया, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाया गया और यह दोनों विधेयक जब पारित हुआ तब विधेयक को रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया, ऐसा क्या इस विधेयक में था कि काला कानून कहा गया, ऐसा क्या इस सिडनी रॉलेट ने कर दिया था। तो चूंकि रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर देगा। इस प्रकार से कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो है उसका जो कानून ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताओं की बुनियाद था उसे निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलेट कानून से प्राप्त कर लिया। तो देखिए मतलब ब्रिटेन में ये रूल नहीं था, ये यहाँ पर भी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण ना हैबियस कॉर्पस कि आपका राइट होता है कि आप मतलब किस लिए जा रहे हैं, क्यों गिरफ्तार हो गए, ये सब चीज़ें, तो उसको ये सब ना क्या कर दिया कि ख़त्म कर दिया। ये अपना दे दिया, इसको अधिकार दे दिया कि ठीक है तुमको जब चाहे जैसे चाहो उसको मतलब ले जाओ, नो अपील, नो के वकील, नो दलील। इसीलिए रॉलेट एक्ट को नो अपील मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कहा गया कि जनता को कोई सफाई देने का ये मौका नहीं है, वकील रखने का भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, जो मर्जी वो लोग को लगा कि हाँ तुम संलिप्त हो बस तुमको ले जाके वो जेल में डाल दिया। तो एक तरह से ये हनन था, ठीक है।
रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम या ब्लैक एक्ट एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो एक तरह से आतंकवादियों के साथ ऐसा होता है, तो इसीलिए इसको काला नियम या फिर ब्लैक जो था अपराध अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल का दिन था। 6 अप्रैल को 1919 को गांधी जी के अनुरोध पे देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया था। और ये देखिए डेट यहाँ पे दिया नहीं, फरवरी में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है डेट इम्पोर्टेंट, ये 6 फरवरी को, एक सेकेंड, 6 फरवरी 1919 में, सॉरी फरवरी नहीं, फरवरी 1919 में। तो केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में विधेयक आता है, फरवरी 1919 में। और फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने के बाद 6 अप्रैल 1919 को इसका देश भर में हड़ताल होता है। फरवरी में आता है और 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल होता है। और हिंसा छोटी मोटी जगहों पे देखने को मिलती है। गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप पंजाब और दिल्ली में जनता को भड़काने के लिए नहीं आएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद होती है, इसी की वजह से होती है 1919 में ही। तो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों का गिरफ्तारी हो जाता है क्योंकि ये दोनों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी की वजह से ही 10 अप्रैल को क्या होती है कि एक शांतिपूर्वक जुलूस निकलता है कि उनको छोड़ दो, मतलब रिहा करो, सत्यपाल किचलू को रिहा करो, ठीक है, ऐसा निकलता है जुलूस। तो फिर क्या होती है कि वहाँ पे शांतिपूर्वक जुलूस पे पुलिस ने गोली चला देती है। सोचिए इतनी मतलब कि पुलिस निरंकुश थी कि चुपचाप जा रहे थे नारा लगाते हुए ये लोग कि रिहा करो, और फिर उन पे गोली चल जाती है। और ज़्यादा लोग मतलब आक्रोशित हो जाते हैं और कुछ निहत्थे आंदोलनकारी जो थे बिना मतलब के हथियार के लिए जाते रहते हैं, तो ये मारे जाते हैं बेचारे बिना मतलब के। तो इसकी वजह से जनता और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है और फाइनली 12 अप्रैल 1919 को सेना बुलानी पड़ती। इतना ज़्यादा जनता आक्रोशित हो जाती है कि इनको दबाने के लिए 12 अप्रैल 1919 को सेना बुलानी पड़ती है। तो ये जुलूस निकला था कब, 10 अप्रैल को। फिर जनता मतलब पुलिस ने गोली चला दिया, कुछ लोग मारे गए। इसकी वजह से 12 अप्रैल को और ज़्यादा मतलब सेना बुलानी पड़ी। फिर उसके बाद मतलब अभी भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। फिर फाइनली क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उस दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है क्योंकि इसी वजह से 12 अप्रैल को जो सेना बुला करके इसको दबाने का कोशिश किया गया, तो इन सभी लोगों ने बोला कि चलो हम लोग अमृतसर का जलियांवाला बाग में गुप्त रूप से इन लोगों ने वहाँ पे एक प्रदर्शन का आयोजन किया और सभी लोग मीटिंग करने के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक मीटिंग रखा था, जनसभा रखा था इन लोगों ने। और उसके बाद तो सब लोग को पता ही है। तो वहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा हो रही थी और उस पर जनरल डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई, आदेश दिया कि जाओ इन लोगों पे गोलियां चलाओ, जिसमें 1000 लोग, सरकारी रिपोर्ट है 1000 लोग मारे गए, अब रियल में तो बहुत ज़्यादा होंगे, और 3000 लोग घायल हो चुके थे। सोचिए 4000 तो इनकी रिपोर्ट में, तो ऐसा तो 10-20 हज़ार हुआ होंगे, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो था 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हो गए थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का मानना था कि 1000 लोग मारे गए थे, 3000 घायल हुए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि नहीं 379 ही मारे गए थे और 1200 ही घायल हुए थे। वैसे भी सरकारी रिपोर्ट हमेशा दबाया जाता है इसलिए कि बहुत ज़्यादा जनता आक्रोशित ना हो जाए, क्योंकि सोचिए कि 10 अप्रैल को हुआ था जो जुलूस, उस पर मतलब कुछ लोग ही मरे होंगे, उसकी वजह से ही 12 अप्रैल को इतना मतलब हुआ और 13 अप्रैल को इतना बड़ा जनसभा हुआ। तो अगर बता देते कितने लोग मारे गए, प्रदेश में दंगे हो जाते, इसीलिए इन लोगों ने 379 ही बताया और 1200 घायल बताया, जबकि 1000 लोग 3000 लोग घायल हुए थे, इससे भी ज़्यादा हुए होंगे। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था? तो कोई होता है ना बीच में विभीषण, बिना विभीषण का तो कांड होता नहीं, तो हंसराज था, ठीक है, हंसराज। तो हंसराज नामक भारतीय ने इनका सहयोग किया था। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर किया गया क्रूर हत्या कहा। तो इस हत्या को क्रूर हत्या किसने कहा? CF एंड्रूज ने, ठीक है, किसने कहा? CF एंड्रूज ने। तो इसका हम लोग एकदम मेन कीवर्ड फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए तो क्या होता है कि 6 अप्रैल को, पहले तो फरवरी 1919 में ये नो अपील रॉलेट एक्ट आती है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी कहते हैं पूरे देश में चलो हम लोग हड़ताल करते हैं, हम लोग वो प्रदर्शन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होती है, पंजाब और दिल्ली में उनको जाने से रोक लग दी जाती है और वहाँ पे पंजाब में 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये दोनों थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो चूंकि ये दोनों बहुत मतलब वहाँ पे फेमस चले रहे होंगे, तो इनकी वजह से, गिरफ्तारी की वजह से 10 अप्रैल को लोग जुलूस निकालते हैं कि उनको रिहा करो, रिहा करो। तो उस जुलूस पे, शांतिपुर जा रहे जुलूस पे पुलिस ने गोली चला देती है और चूंकि गोली चलाती है तो कुछ लोग उसमें मारे जाते हैं, जिसकी वजह से 12 अप्रैल 1919 को फिर से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उनको काबू करने के लिए सेना बुलाई जाती है। तो उस समय, उस दिन तो मैटर शांत हो गया, लेकिन अगले सुबह, अगले दिन ही 13 अप्रैल को क्या होती है कि कुछ लोगों ने मतलब मीटिंग रखा चुपके चुपके, कि उन लोग को बताना नहीं है, चलो हम लोग जलियांवाला बाग में, और सब लोग मीटिंग करते हैं कि आखिर कैसे उन लोग को छुड़ाना है। तो वहाँ पे डॉक्टर किचलू जी की मतलब गिरफ्तारी के लिए जनसभा हो रही थी। वहाँ पे ये हंसराज नामक व्यक्ति जो विभीषण गिरी किया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जनरल ओडायर आकर के गोली चला दिया, जिसमें कि 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 घायल हुए, लेकिन अप्रॉक्स 1000 मारे गए थे, 3000 लोग घायल हुए थे। वहीं इस हत्या को क्रूर हत्या किसने कहा था, तो CF एंड्रूज ने कहा था, दीनबंधु CF एंड्रूज ने। ठीक, आगे अब क्या कहता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसके विरोध में शंकर नायर, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया और महात्मा गांधी जी भी इन्होंने भी, जो इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था कैसर हिंद की उपाधि, लोग वो मतलब मदद करने के लिए, मेडिकली मदद सैनिकों का करने के लिए मिला था, तो इसलिए इन्होंने भी त्याग दिया। शंकर नारायण ने सदस्यता ही दे दिया और कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया। वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिए कि लो, हमें इस उपाधि का क्या काम है, जब हमारी जनता, हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो अपना उपाधि अपने पास रखो। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है, सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी रखती है। तो सोचिए ये घटना कब हुआ था, तो फरवरी में ये मतलब स्टार्ट हुआ था और अप्रैल में ये कांड हुआ और फिर उसके बाद 19 अक्टूबर को एक कमेटी बनती है इसकी जांच के लिए, हंटर कमेटी। तो ये जो कमेटी बनती है इसमें 5 अंग्रेज होते हैं और 3 भारतीय। तो सोचिए जब 5 अंग्रेज रहेंगे, वोटिंग भी किया जाएगा, तो सब अंग्रेजों का ही बात होगा, वो कभी भी अपने खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसमें 3 जो भारतीय थे वो कौन थे, तो ये 3 भारतीय थे सर चिमन लाल सीतलवाल, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। ये इम्पोर्टेंट है, भी आई है, चिमन लाल सीतलवाल, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। तो चिमन लाल सीतलवाल, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण इसके सदस्य थे। तो 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय, चिमन लाल सीतलवाल, साहबजादा सुल्तान और फिर जगत नारायण, ठीक है। हत्याकांड में दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमिनिटेबल बिल पास कर दिया था। तो हंटर कमेटी के आने से पहले ही इंडेमिनिटेबल बिल पास किया जा चुका था। राय बहादुर ने, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर, महात्मा गांधी कैसर हिंद और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती कहा था। सरकारी लिपापोती होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 मात्र भारतीय थे और 3 भारतीय चिमन लाल सीतलवाल, साहबजादा सुल्तान और फिर जगत नारायण थे। कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए अपना खुद का एक आयोग बनाया और इसका नेतृत्व किए थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुद का एक आयोग बनाया था, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। और इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू भी थे और गांधी जी भी थे। तो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जी और गांधी जी शामिल थे। अब स्टार्ट होता है खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में होने वाला सेवर्स संधि, ठीक है। तो ये सेवर्स संधि कब होता है, ये होती है 10 अगस्त 1920 को। तो 10 अगस्त 1920 को सेवर्स संधि होता है, किसके बीच में होती है, तो ये होती है तुर्की के सुल्तान
के समस्त अधिकार छीन लिया जाता है और एक तरह से तुर्की राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। इस संधि के तहत 10 अगस्त 1920 को ब्रिटेन तुर्की के बीच में ये संधि होती है और एक तरह से तुर्की के जो सुल्तान थे उनके अधिकार को छीन लिया जाता है 10 अगस्त 1920 को। इसके वजह से पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे इनके विरुद्ध हो गए थे। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्म गुरु मानते थे और उनके साथ ऐसा नाइंसाफी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार जो थी वो तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उनके साथ न्याय हो सके, उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब न्याय तरीके से ना हो, भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का सूत्रपात किया। पूरे दुनिया के मुसलमानों ने कहा कि ऐसा अन्याय नहीं होगा, हमारे धर्म गुरु के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो वही खिलाफत आंदोलन उनके खिलाफ आंदोलन किए, इसीलिए इसका नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। हकीम अजमल खान जी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली इत्यादि लोगों ने तुर्की का समर्थन किए थे। तो ये देखिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट नाम हैं। अजमल खां, अबुल कलाम आज़ाद भी, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल बारी, सभी के सभी लोग तुर्की के समर्थक थे। अली बंधु मेन थे इसमें, अली बंधु जो कि जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन लोगों ने ही अपना पत्र एक कामरेड निकाला जिसमें तुर्की एवं इस्लामी परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए थे। तो अली बंधु, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, इन लोगों ने कामरेड, तो पूछता है ना ये कामरेड पत्रिका किसका कहते हैं, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली का। तो इस कामरेड में इन लोगों ने तुर्की और इस्लामी परंपराओं की प्रति अपनी सहानुभूति को व्यक्त किए थे। वहीं 17 अक्टूबर को देखिए यहाँ पे कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर को ही 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये संधि होने से पहले ही यहाँ पे 10 अगस्त 1920 को होती है ना, उससे पहले ही चूंकि तुर्की एक तरह से वो हार चुका था ना लोगों से, तो 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय पे खिलाफत दिवस मनाया। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग इतना बड़ा कांड हुआ था, तो उसमें मतलब उसकी वजह से और भी मतलब राष्ट्रवादी जो लोग थे वो ऐसे ही नाराज थे, खिन्न भिन्न चल रहे थे। यहाँ पे देखिए 19 अक्टूबर को एक कमेटी भी बना हुआ था, जलियांवाला हंटर कमेटी बना था, और 17 अक्टूबर मात्र 19 अक्टूबर से 2 दिन पहले 17 अक्टूबर को ही खिलाफत दिवस मनाया गया था पूरे देश में। तो ये दोनों ना क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को याद आया कुछ, 16 अक्टूबर 1905, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में क्या मना था, शोक दिवस, और यहाँ पे 17 अक्टूबर 1919 को क्या मना था, खिलाफत दिवस, ठीक है। तो 16 अक्टूबर और 1905 को शोक दिवस मनाया गया था, बंगाल विभाजन जो 20 जुलाई को घोषणा हुआ था उसके कारण, और यहाँ पे 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, 16 अक्टूबर 1905 वाला भी और 17 अक्टूबर खिलाफत दिवस वाला भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध जो ये शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया था और इसी का मतलब कि गांधी जी ने फ़ायदा उठाना सोचा और इसका समर्थन किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को एक तरह से सुनहरा अवसर देखा कि इसी समय अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैटर है और फिर मुसलमान भी ब्रिटिशर से खिन्न हो गए। इसके पहले कुछ मुसलमान थे जो ब्रिटिशर्स को अपने मतलब कि अपना वो दिखाना चाहते थे, निष्ठा, कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करो। तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरह से इन्होंने सुनहरा अवसर माना। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसी के कारण सितंबर में, क्योंकि 17 अक्टूबर को तो इन लोगों ने पूरा देश में मना लिया खिलाफत दिवस, तो अब सितंबर में ही अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वही 23 नवंबर 1919 को दिल्ली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है। गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो जब नवंबर में अखिल भारतीय का ये अधिवेशन होती है, दिल्ली में होती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो अखिल भारतीय मुसलमानों के संगठन थे। इसके बावजूद गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे और गांधी जी की ही सलाह पे कमेटी द्वारा असहयोग एवं स्वदेशी की भावना को अपनाई गई। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है खिलाफत तो ठीक है, इसके साथ साथ ब्रिटिशर से तुम्हारी नाराजगी है और हम लोग भी ब्रिटिशर से आज़ादी चाहते हैं, तो चलो साथ में हम लोग मिलकर असहयोग और स्वदेशी की भावना को अपनाते हैं।
अब इसके बाद स्टार्ट होता है वहीं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, जिसने बीजे तिलक जी की देहांत होती है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा।